Welcome back physics enthusiasts. I'm Swati. In this video we are going to do some competency based question on topic optics. बहुत important topics है. इसमें दो चैप्टर्स है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं, काफी हाई वेटेज रखते हैं. क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं, सीबीएसई वाला मॉड्यूल है. सो लेट्स बिगिन विद दैट. Okay, so in the first question you have an object is moved towards a concave mirror at a constant speed से, ठीक है, from infinity to its focus तक. infinity से focus आ रहा है. which of the following statement currently describe the corresponding motion of the image formed by the concave mirror. ध्यान से समझना, अगर ये हमारा एक concave mirror है, सो कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से फोकस तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या है, u, सम कांस्टेंट. तो टिल फोकस तक उसकी बनती है रियल इमेज, मतलब जो इमेज बनेगी वो भी यहीं कहीं बनेगी. अगर इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनेगी, ठीक है. ये डिस्टेंस अगर हम v माने और यहाँ तक का डिस्टेंस हम फ्रॉम द पोल u माने, ठीक है, तो इसकी क्या होगी. अब ध्यान से समझना, मिरर इक्वेशन के हिसाब से तुम्हारा होगा 1/f इज इक्वल्स टू -1 + 1/u + 1/v. एक नॉर्मल लेके चल रहे हैं, अभी अपन साइन कन्वेंशन नहीं लेते हैं. और अगर लेंगे भी तो v, u एंड f तीनों ही नेगेटिव है. फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है कॉन्केव की, u भी नेगेटिव होता है और v भी रियल एरिया तो नेगेटिव होगा. तो तीनों नेगेटिव जो है वो कट के पॉजिटिव ही हो जाएंगे, ठीक है. नाउ इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो फोकल लेंथ जो है वो तो कांस्टेंट ही रहती है, तो ये तो 0 हो गया. इसका देखिए तो u की पावर 1 है, ऊपर गया -1, तो -1/u² du/dt -1/v² dv/dt, ठीक है. सो अगर हम इसको थोड़ा शिफ्ट करें, 1/u² du/dt इज इक्वल्स टू -1/v² dv/dt. नाउ du/dt v² को ऊपर भेजूं तो माइनस का v²/u². du/dt इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो ऑब्जेक्ट की होगी और v को मैं उधर भेज चुकी हूँ माइनस के साथ. dv/dt वेलोसिटी हो जाएगी इमेज की. नाउ जो वेलोसिटी इमेज की आई वो हुई -v²/u² एंड दिस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सम कांस्टेंट, ठीक है. तो ये तो तुम्हारी क्या हुई, कांस्टेंट होगी, तो इस पे तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा. माइनस का साइन क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन. u इधर जा रहा है, v इधर जा रहा है. एंड देन v²/u² से अगर हम देखें तो इनिशियली u ज्यादा होगा, ठीक है. अगर हम इनिशियली बात कर रहे हैं तो u इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन v, मतलब जो u का डिस्टेंस है पोल से वो ज्यादा होगा v से, तो जो वेलोसिटी होगी वो लेस होगी. लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वेलोसिटी u जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पास आता जाएगा और इमेज दूर जाती जाएगी. दैट इज u डिस्टेंस लेस होता जाएगा v से और वेलोसिटी तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज v² ऊपर है. तो मतलब इनिशियली इट स्टार्ट्स विथ स्लोली, मतलब द इमेज मूव स्लोअर इनिशियली एंड फास्टर लेटर ऑन, ठीक है. फास्टर इनिशियली एंड स्लोअर लेटर ऑन गलत है. मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड फास्टर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, नहीं, कांस्टेंट स्पीड नहीं है क्योंकि v एंड u चेंज हो रहा है. एंड फाइनल जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है उस पर डिपेंड कर रही है, तो ऐसा भी नहीं होगा. सो कांस्टेंट स्पीड नहीं है, इट ओनली मूव्स विद दिस. सो ए वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, सो योर सेकेंड क्वेश्चन सेज an incident ray falls on a glass prism at an angle of 60 degree, ठीक है. दैट मीन्स जो इंसिडेंट रे एंगल आई कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया है. एंड इमर्जेस विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट्स इनिशियली इंसिडेंट डायरेक्शन. इमर्जेंस एंगल जो है वो 30 डिग्री है बट इनिशियल इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ. एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है, एंगल ए को लिख देते हैं 30 डिग्री.
और विच ऑफ द इनकरेक्ट बताना है। तो ये समझते हैं कि इमर्जेस विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री का मतलब क्या है। अगर हम इसको प्रिज्म को ड्रॉ करें और ये तुम्हारे पास दो नॉर्मल है फॉर एग्जाम्पल, तो सपोज करो ये इंसिडेंट रे आई, फॉर एग्जाम्पल ये रिफ्रैक्ट हुई और ये इमर्जेंट हुई। अब ये बोल रहा है कि इमर्जेस विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट्स इनिशियली इंसिडेंट डायरेक्शन। तो इनिशियली इंसिडेंट डायरेक्शन जो होगा वो ये होगा, ठीक है, और इसके साथ ये इमर्जेंट रे बना रही है। दैट मीन्स ये जो एंगल है दैट इज योर 30 डिग्री, जिसको हम डेविएशन एंगल भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंट नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन गिवन है 30 डिग्री। सो यू हैव टू चेक द लैंग्वेज कि वो किस तरीके से लिखी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम इसके लिए इमर्जेंट देखें तो रिलेशन होता है क्या, एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। तो एंगल ई हमारे पास आ जाएगा ए प्लस डेल्टा माइनस एंगल आई, ए इज 30, डेल्टा इज 30, एंगल आई 60, तो 0 डिग्री हो गया। दैट मीन्स इमर्जेंट रे नॉर्मल से आई और आगे नॉर्मल से निकल गई, मतलब फेस के परपेंडिकुलर हिट हुई है। ओके, अगर एंगल ई 0 डिग्री है तो R2 भी 0 होगा। R2 क्या होता है, ये नॉर्मल के साथ ई एंगल है, ये नॉर्मल के साथ आई है, ये R1 एंगल और ये R2 एंगल। तो अगर इमर्जेंट रे सीधा नॉर्मल से चली गई तो वो इंसिडेंट भी नॉर्मल पर ही हुई होगी। दैट मीन्स एंगल R2 क्या होगा, 0 डिग्री ही होगा। R2 0 है तो R1 क्या होगा, रिलेशन होता है R1 प्लस R2 इज A, सो एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज 30 डिग्री, ठीक है। तो एक ये रिलेशन आया, एक ये रिलेशन आया, एंगल E 0 डिग्री वाला रिलेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमें n निकालना है तो इसको हम साइन ऑफ एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R1 से भी निकाल सकते हैं। n इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अपने सारी चीजें निकाल ली, अब हम सारे ऑप्शंस देख करके सॉल्व कर लेंगे। साइन ऑफ एंगल आई कितना था तुम्हारा 60 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 60 इज √3/2, साइन 30 इज 1/2, तो तुम्हारे पास √3 आ गया। अब एक बार ऑप्शन पे चलते हैं। ये बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √3, बिल्कुल है, तो ये सही है एकदम। द एंगल अंडरगोज मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन का कंडीशन होती है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड R1 और ऑल्सो इक्वल्स टू R2, बट ऐसा है नहीं। आई जो एंगल आई है वो 0 डिग्री है, ई एंगल 0 डिग्री और आई जो है वो 60 है, R2 भी 0 है, R1 30 है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस फ्रॉम विच इट इमर्जेस। यस, एंगल ई 0 डिग्री आया है तो वो फेस के नॉर्मली से जा रही है, दैट इज परपेंडिकुलर है, तो ये भी सही हुआ। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 एट द इंसिडेंट फेस इज सेम एज द एंगल ऑफ प्रिज्म, बिल्कुल यहाँ पे ये सेम आ रहा था 30 डिग्री ही, तो ये भी सही है। सो इनकरेक्ट पूछा था तो B1 इज द इनकरेक्ट, ठीक है। तो एक बार ऑप्शंस पढ़ लेना और उसके बाद जो जो चीजें वो निकाल लेना, बट सारी चीजें पूछी तो इट्स बेटर कि आई ई वगैरह सब निकालो एंड उसके बाद तुम आराम से आंसर दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 says which of the following action will lead to an increase in the magnifying power of an astronomical telescope। तो अगर हम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखें वो होता है FO बाय FE एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के टर्म्स में 1 + d अपॉन में FE, वे FO जो है वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ होगी, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ। FE जो है वो आईपीस की होगी, आईपीस फोकल लेंथ। D जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है विच इज 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बोला है कि कैसे होगा, तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब। तो लेंथ का तो इसमें कुछ है नहीं, तो इससे कुछ होगा नहीं। इंटरचेंज तो ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, नहीं, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस को इंटरचेंज नहीं कर सकते बिकॉज टेलीस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर और फोकल लेंथ होता है वो ज्यादा होता है, तो हम
इन कंपैरिजन टू आई पीस, तो हम उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते. अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप पॉइंटेड टुवर्ड्स द मून, इससे भी कुछ नहीं होगा. इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस. दिस एम जो है यहाँ से दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एफओ के, इनवर्सली है एफ ई के. तो अगर मैं फोकल लेंथ बढ़ाती जाऊँ ऑब्जेक्टिव की और इमेज आई पीस की कम कर लूँ, देन इट कैन इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर. सो डी कुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सिंपल से फॉर्मूलाज याद रख लेना. एंड दिस जो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. उनके फॉर्मूलाज, रे डायग्राम, एवरीथिंग बहुत अच्छे से कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव गिवन दैट अ ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है. In a glass prism of refractive index n, identify the condition for which the incident light emerges out of the prism with a non-zero deviation. देखो, डेविएशन तो होता है और नॉन जीरो बोला मतलब कुछ डेविएशन हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहले एंगल ऑफ प्रिज्म इज 0, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल्स टू आई प्लस ई है. ठीक है, ए 0 होने से डेल्टा जो है वो आई प्लस ई की इक्वल हो जाएगा. लेकिन अगर प्रिज्म का एंगल 0 कर देते तो फिर वो प्रिज्म कैसा हुआ? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना. देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. ये हो सकता है, ये तुम्हारे पास मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है. मिनिमम एंगल डेविएशन की सबसे कम है, जो सबसे मिनिमम डेविएशन हो सकता है वो इस कंडीशन पर होता है. एंड इट इज ऑल्सो नॉन जीरो. द एन ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज सेम ऑफ इट सराउंडिंग. अगर सराउंडिंग का सेम हुआ तो फिर कोई डेविएशन ही नहीं होगा यहाँ पे. क्यों डेविएशन होगा? डेविएशन होता क्यों है? व्हेन द मटेरियल इज डिफरेंट, तो इस केस में तो है नहीं. एंड द सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सम ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म. देखो, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा है. अगर ये बोल रहे सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, आई प्लस ई अगर इक्वल्स टू ए हो गया तो दैट मीन्स डेल्टा इक्वल्स टू 0 हो गया. इधर भी डेल्टा 0 हुआ, इधर भी नो डेविएशन है तो डेल्टा 0 हुआ. यहाँ पे भी अगर प्रिज्म का एंगल है तो ये 0 हुआ. तो नॉन जीरो कंडीशन तो सिर्फ ये मिनिमम डेविएशन पर आ रही है, विच इज बी. तो बी कुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो ये इस टाइप का था जिसमें हमें इसके ऑप्शन से समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, द क्वेश्चन नंबर 5 सेज टू superimposing waves are of amplitude A1 and A2 and intensities are I1 and I2 respectively. If the ratio of I1 and I2 is 1:16, what will be the ratio of their maximum to minimum intensity upon superimposition? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार. ऐसे वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं जिसमें रेशियो वगैरह पूछे. सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो I1 होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, I1 रहने दो, इंटेंसिटी लिखते हैं. जो इंटेंसिटी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. ये कंडीशन ध्यान रखना. ठीक है, फिर तुम्हें मैक्सिमम टू मिनिमम निकालना है तो इसके दो रिलेशन होते हैं, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल्स टू जो भी एम्पलीट्यूड गिवन है दो वेव्स का, तो A1 प्लस A2, मैक्सिमम में प्लस कर देना का होल स्क्वायर और मिनिमम में माइनस कर देना इनका होल स्क्वायर. और अगर इंटेंसिटी के टर्म्स में गिवन है तो I1 इज व्हाट? इंटेंसिटी I इज प्रोपोर्शनल टू, अगर I प्रोपोर्शनल है A के स्क्वायर के तो A कैसे प्रोपोर्शनल हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ I के. प्रोपोर्शनल का साइन K होगा और वो हर जगह कट जाएगा. जैसे मैं इसे लिखूं A1 की जगह K रूट I1, लेट्स टेक सम कांस्टेंट K, प्लस K रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन में K रूट I1 माइनस K रूट I2 का होल स्क्वायर. कि नीचे और ऊपर दोनों से कॉमन आके कट जाएगा. सो दिस रिमेन रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन में रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला, दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस वन इज इम्पॉर्टेंट. इसके साथ ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी इसकी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें. सो अगर हम यहाँ पे I मैक्स बाय I मिनिमम निकाल रहे हैं और हमें रेशियो गिवन है I1 इज टू I2 का, तो यूज दिस फॉर्मूला ओनली, I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन में रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर.
1:16 है, I1 का अंडर रूट हो जाएगा 1, 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4, अगेन 1 माइनस 4 और इनका होल स्क्वायर, दैट मीन्स 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 25/9 आ जाएगा आंसर, विच इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाले क्वेश्चंस आ जाते तो इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं दिखे तो उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेना। आगे करते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, you have a loud music being played on the TV in the adjacent room can be heard through the slightly open door, ठीक है, of your study room, but you cannot see what is happening outside the room. Why is it that you can hear the sound but unable to see through the narrow opening of the door? मतलब कि साउंड वेव का और लाइट वेव के बारे में हमें देखना है। साउंड वेव कैन पास थ्रू द वॉल्स बट लाइट वेव्स कैन नॉट। थ्रू द वॉल्स तो नहीं है, ट्रांसपेरेंट उससे नहीं होता। द ओपन डोर इन अ स्मॉल स्लिट फॉर साउंड वेव एंड फॉर बट अ लार्ज स्लिट फॉर लाइट वेव्स। यस, जो वेवलेंथ होती है साउंड की वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लाइट। लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है। और डिफ्रैक्शन कब होता है? डिफ्रैक्शन तुमने पढ़ा ड्यू टू सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन होता है फ्रॉम द एजेस से। तो अगर वेवलेंथ जो उसकी वेवलेंथ जा रही है वो बहुत छोटी हुई तो वो एजेस तक नहीं जाएगी, तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो जो साउंड के लिए है उसका ओपन डोर एज अ स्मॉल स्लिट हो सकता है कि भाई एजेस तक वेवलेंथ चली जाए और वहां से वो डिफ्रैक्ट हो जाए, बट फॉर द लाइट वेव वो बहुत बड़ी है, उसकी एजेस तक वो जा ही नहीं पाएगी, डिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, तो वो सब वहीं पर डिस्पोज हो जाएगी। तो दिस कुड बी अ पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइट वेव्स डिफ्रैक्ट एफिशिएंटली थ्रू द सिंगल स्लिट ऑफ द ओपन डोर बट साउंड वेव्स कैन नॉट। नहीं, लाइट वेव्स नहीं हो पाएंगी। लाइट वेव्स कैन ट्रैवल अलोंग ओनली स्ट्रेट लाइन वेयर साउंड वेव्स कैन ट्रैवल अलोंग कर्व्ड पाथ। ऐसा नहीं है साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू कर्व पाथ, तो वहां पे कर्व्ड का है ही नहीं, वो स्लिट है कि वहां से वो कैसे जाएगी। सो बी इज द मोस्ट एक्यूरेट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, in the question number 8 you have an object is placed on the optical bench at a distance of 40 cm from a convex mirror of focal length 10 cm. ठीक है, a plane mirror is placed in between the object and the convex mirror such that it covers the lower half of the convex mirror. Okay, find the distance from the object where the plane mirror should be placed so that no parallax is observed between the two images formed by the two mirrors. Okay, so you have अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो इसको +10 ले लेते हैं। कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, कॉन्केव की नेगेटिव होती है। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो यू ले लो तुम 40 सेंटीमीटर का। अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अ कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पर एक प्लेन मिरर जो है वो रखा गया है। इट इज ऑल्सो समहाउ रिलेटेड टू वन ऑफ योर प्रैक्टिकल्स जो तुम करते हो। ठीक है, जो पार्ट बी है उसका। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन मिरर बी प्लेस सो दैट नो पैरेलैक्स। अब नो पैरेलैक्स का मतलब ये है यहाँ पे कि जो इमेज कॉन्वेक्स से बन रही है जिस भी डिस्टेंस पर, वहीं पर ही प्लेन मिरर से बने, आगे पीछे ना जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा इमेज डिस्टेंस सबसे पहले फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर से। फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर से अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा? मिरर के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ये हो जाएगा 1/10। u हम लेंगे नेगेटिव विच इज 1/-40 प्लस 1/v। ठीक है, सो योर 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/40। एलसीएम ले लो, 40 हो जाएगा। 4 + 1 5, तो v यहाँ से आ गया 80 अपॉन में सॉरी यहाँ पे तुम्हारा होगा 1 एंड देन टोटल इज 5। 10 की टेबल में 44 टाइम्स और 40 की टेबल में 41 टाइम्स, तो 5/40, तो 40/5 एंड दैट बिकम 80। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट हो गई दिमाग में। तो दैट इज 80 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना, जो यहाँ पर तुम्हारा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, ये एक ऑब्जेक्ट है,
ये डिस्टेंस जो होगा वो गिवन है 40 सेंटीमीटर, और v इधर बनेगा क्योंकि तुम्हारा कॉन्वेक्स से वर्चुअल बनती है, तो v हो गया तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल लेंथ हो गई वो हो गई 48 सेंटीमीटर। अब प्लेन मिरर कहाँ पे रखना चाहिए? प्लेन मिरर शुड बी प्लेस एट द मिडल में, बिकॉज प्लेन मिरर के लिए u और v का डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर ही इमेज होती है। तो देयरफॉर सिंस हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल फ्रॉम प्लेन मिरर। तो इसका डिस्टेंस कहाँ से पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट where the plane mirror be placed। तो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से पूछा है, तो therefore which implies distance of mirror from object कितना हो जाएगा? इसका जस्ट हाफ would be, इसका हाफ कर दो तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर की दूरी पे रखोगे तो यू विल गेट नो पैरेलैक्स, जहां से कॉन्वेक्स से इमेज बन रही है प्लेन मिरर से भी वही बनेगी। इंटरेस्टिंग वन, आगे करते हैं। Okay, in the next question number 9, it is given an object placed at a distance of x from the first focus of convex lens forms a real image at a distance y from its second focus। तो तुम्हारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है लाइक दिस। दो फोकस ले लो, ये f1 ये f2 फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस x पर है फ्रॉम द फर्स्ट फोकस, यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। एंड अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम इट सेकेंड फोकस। तो ये नीचे हो जाएगी। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द फोकल लेंथ f ऑफ द लेंस। सो व्हाट इज पोल? ये फोकल लेंथ होती है, ये भी फोकल लेंथ होगी। तो हम अगर यहाँ से u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखें देन इट वुड बी x प्लस एफ with a minus sign। इमेज डिस्टेंस दिखे दैट वुड बी y प्लस एफ, ठीक है, पॉजिटिव होगा क्योंकि उधर है। एंड फोकल लेंथ हमने इसकी f ले ली है बिकॉज ये एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। सो अगर हम लेंस फॉर्मूला लगाएं then it would be 1 by f is equals to minus 1 by u plus 1 by v। 1 by f is equals to minus f plus x plus f plus 1 upon में y plus f। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो एलसीएम ले लो x plus f y plus f। इधर एलसीएम जाएगा तो आ जाएगा सबसे पहले y plus f, इधर आ जाएगा x plus f, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस एफ को इधर भेज दिया अपन ने और ये f इधर आया, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 2f, ठीक है। मल्टीप्लाई करो एक्स वाई प्लस एक्स एफ प्लस वाई एफ प्लस वाई स्क्वायर, एक्स एफ प्लस वाई एफ प्लस 2f स्क्वायर। एक्स एफ से एक्स एफ गया, वाई एफ से वाई एफ गया, एक्स वाई प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर। एफ स्क्वायर उधर भेज दो तो 2f स्क्वायर में से एक गया तो एफ स्क्वायर है गया। तो रिलेशन आ गया एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जो उसने पूछा था। दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द फोकल लेंथ। अब इस एक रिलेशन को तुम लोग याद भी रख लेना कि अगर तुम्हें फोकल लेंथ से डिस्टेंस गिवन है तो दोनों का प्रोडक्ट फोकल लेंथ के स्क्वायर की इक्वल होगा। इस पर अपन न्यूमेरिकल करते हैं नेक्स्ट वाला। Okay, so in question number 10, you have an object is placed at a distance of 10 centimeter from the first focus of biconvex lens of focal length f. It forms an image at a distance of 10 centimeter from its second focus. ठीक है, फोकल लेंथ निकालने जो हमने पिछला क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन डिराइव करा था बिल्कुल वैसा ही है। इसकी फोकल लेंथ हमें निकालनी है और एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑफ अ बायोकॉन्वेक्स लेंस। ये 10 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है और फोकल लेंथ है। इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड फोकस। सेकेंड फोकस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बना रहा है इमेज, ठीक है। तो हमने अभी भी रिलेशन निकाला था कि जो एफ स्क्वायर होता है वो एक्स वाई के बराबर होता है।
ये तुम्हारा x की इक्वल है एंड दिस इज इक्वल्स टू y. सो सीधा f स्क्वायर क्या हो गया 10 इंटू 10, दैट इज योर f इज इक्वल्स टू रूट 100. तो सीधा सीधा 10 सेंटीमीटर इज योर आंसर. ठीक है, एक्सप्रेशन याद होगा, इजीली हो जाएगा. MCQs में भी आ सकता है ये, तो याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Okay, in the next question, you have fringe width of an interference pattern on the screen in a double slit experiment में बीटा है. तो जो बीटा होता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का वो होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, वेयर अगर ये स्लिट्स हैं, 2 स्लिट्स हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस डी होगा और यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन तक का डिस्टेंस कैपिटल डी होगा. लैम्डा आपकी वेवलेंथ है ही. बताना है डिटरमाइन द फ्रिंज विड्थ इफ द होल apparatus इज इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस. ये एन में आ गया. तो देखो कैसे रिलेशन होता है. लैम्डा जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जब हम मीडियम चेंज करते हैं तो लैम्डा चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, बट जो फ्रीक्वेंसी है दैट रिमेन्स सेम. तो लैम्डा 1/n टाइम्स हो जाता है. तो जो लैम्डा डैश बाय लैम्डा होगा, जो नया लैम्डा होगा वो होगा n टाइम्स. ठीक है, 1/n टाइम्स कम हो जाता है. सो लैम्डा डैश विल बिकम लैम्डा बाय n टाइम्स. और अगर दोनों साइड में मैं d बाय स्मॉल d से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा नया बीटा डैश मीडियम के अंदर, और ये 1/n टाइम्स ऑफ पुराना बीटा है. और पुराना बीटा की वैल्यू n की वैल्यू है 6/5. तो पुट कर दो 6 नीचे 5 ऊपर, तो ये 5 बीटा बाय 6 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, तो ध्यान रखना n डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, n डैश नहीं n नॉर्मल. ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि जो वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लैम्डा इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो फ्रीक्वेंसी है रिमेन अनइफेक्टेड. ठीक है, मतलब वो चेंज नहीं होगी मीडियम चेंज करने पर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Okay, in the next question, you have a light of wavelength 500 nanometer is used to illuminate a double slit experiment का है. For a double slit with a separation of 0.4 meter, determine how far the screen should be placed from the slit in order, मतलब D निकालना है basically. Condition के in order that the dark fringe appears directly opposite to both the slits and only one bright fringe is in between them. देखो double slit experiment में तुम्हें पता है कि suppose अगर ये तुम्हारे पास 2 स्लिट्स हैं, ये 2 स्लिट्स हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास सोर्स है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी. ये है तुम्हारे पास स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल डी. तो जो सेंटर में बनता है वो तुम्हारा बनता है ब्राइट हमेशा, और यहाँ पर होता है डार्क. अब अगर जो सीधा इसके अपोजिट पूछा है तो बीच में डार्क है, मतलब कि अगर कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज हम देखें वो होती है y इज इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d. अब n क्या है आपके पास, कौन से नंबर की है, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फर्स्ट वाली ही है, पहली ब्राइट फिर डार्क. एंड जो y हम लेंगे वो कैसे लेंगे, y होता है जो ब्राइट जो हम सेंटर मान रहे हैं. ये जो ब्राइट है एक तरह का सेंटर भी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज y. अब ये पूरा है तुम्हारे पास 0.4 मिलीमीटर का. ठीक है, तो ये जो y होगा वो कितना हो जाएगा 0.2 का. तो हम जो y ले रहे हैं वो कितना हो जाएगा 0.2 mm का. ठीक है, सो बस यहाँ से निकाल लो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d. कैपिटल d निकालना है, देन इट इज 2y स्मॉल d अपॉन में लैम्डा विच इज 2y कितना हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर, 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, एंड d इज द स्लिट सेपरेशन विच इज 0.4 millimeter. तो 0.4 into 10⁻³ and the lambda is given as 500 nanometer, which is 500 into 10⁻⁹. So this goes to be like 2 to the 4, 4 to the 8 upon में 500, और ये 2 डेसिमल्स जो हैं वो मैंने नीचे कर दिए हैं. ठीक है, सॉरी 2 to the 4, 4 4 the 16.
So it is like 16 by 500 into 10 raised to the power minus 3 and minus 2 plus 9. So that comes out to be 3 plus 6, 7, 8 plus 9. तो एक ऊपर 10 आ गया, तो ये हुआ 50 by 16. 16 by 50 को तुम कर सकते हो सॉल्व. 3 ज़ा 15. तो आंसर वुड बी 0.32 मीटर्स. इतनी दूरी पर स्क्रीन को रखना होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Okay, in the next question, question number 13, you have a monochromatic light produces a diffraction pattern through a slit of width 1 mm on a screen that is 2 meters away from the slit. If the width of the central maxima in the diffraction pattern is 2 centimeter, determine the wavelength. देखो इसका क्या है, अगर हम diffraction pattern देखें तो इसका single slit, ठीक है, that single slit is 1 mm wide और जो स्क्रीन है वो 2 मीटर अवे रखी गई है. दिस इज द स्क्रीन और स्क्रीन पर बनी है तुम्हारे पास एक सेंट्रल मैक्सिमा जिसकी विड्थ है 2 सेंटीमीटर. अब अगर हम इसका एंगुलर सेपरेशन देखें तो दिस इज थीटा, तो टोटल हो जाता है 2 थीटा. ठीक है, एंड दैट विड्थ इज बेसिकली, अगर ये विड्थ है हमारी, दैट इज इक्वल्स टू एंगल इनटू दिस रेडियल डिस्टेंस. इसको कैपिटल डी मान लो, इसको स्मॉल डी. ठीक है, आर्क फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा इंटू डी. तो यहाँ से थीटा जो है वो निकल कर आएगा विड्थ अपॉन में 2 इंटू कैपिटल डी. तो विड्थ कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर की, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 अपॉन में 2 एंड डी इज 2 मीटर, विच इज 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 आ गया. ठीक है, अब अगर हम सिंपल लीनियर विड्थ देखें तो लीनियर विड्थ बीटा जो होती है उसका फॉर्मूला वही है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. यहाँ से लैम्डा निकालना है तो बीटा स्मॉल डी बाय कैपिटल डी. और जो रिलेशन होता है एंगुलर विड्थ में और लीनियर विड्थ में वो ये होता है दैट बीटा इज इक्वल्स टू थीटा टाइम्स ऑफ दिस कैपिटल डी. वही आर्क लेंथ है, यहाँ पे बीटा आएगा, यहाँ थीटा है एंड दिस इज द डिस्टेंस. सो थीटा इंटू दिस डिस्टेंस इज दिस आर्क. तो हम बीटा को रिप्लेस कर सकते हैं थीटा इंटू कैपिटल डी से, ये कैंसिल हुआ तो लैम्डा क्या निकल कर आया, थीटा इज 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 एंड स्मॉल डी जो है दैट इज 1 mm 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3. सो ये हुआ 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5. और अगर हम इधर 4 जीरो से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये -9 हो जाएगा. दैट इज लैम्डा कम्स आउट टू बी 5000 नैनोमीटर. ठीक है, तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, एंगुलर विड्थ वगैरह सब पर आ जाता है. ओके ओके, इन क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है. अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉन्वेक्स लेंस केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर हैज एन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 0.02 मीटर. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर. कहाँ से, कॉम्बिनेशन से. इफ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट length of focal length 0.1 meter is removed from the combination, by what vector is the image of the object shifted from its own initial position. तो देखो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसका फोकल लेंथ गिवन है 0.02 मीटर एंड u इज -0.03 मीटर. नेगेटिव रहेगा तो इसकी फोकल लेंथ अगर इमेज डिस्टेंस निकालें सो 1/f इज इक्वल्स टू -1/u प्लस 1/v. ठीक है, focal length is 0.02 minus 1 upon minus 0.03 plus 1/v. ठीक है, सो 1/v आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन में 0.02 माइनस माइनस प्लस हुआ -1 अपॉन में 0.03. एलसीएम लोगे तो 0.06 आ जाएगा इसका एलसीएम. 2 के टेबल में होगा 3 बार -2 तो 1 अपॉन में 0.06. तो v जो है इमेज डिस्टेंस वो है 0.06 मीटर का. ठीक है, अब कॉम्बिनेशन पूछा है और बोला वन ऑफ द कंपोनेंट लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 0.1 मीटर इज रिमूव्ड. तो जो सेकंड है वो कितना हुआ, तो यहाँ से हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 जितने भी हैं, यहाँ 2 हैं और कॉन्वेक्स है तो सबकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी. तो 1/f अगर हम देखें दैट वुड बी इक्वल्स टू 0.02 f1
हमें गिवन है 0.1 जो हट गया है और F2 हमें निकालना है. सो 1/F2 इज इक्वल्स टू 1/0.02 माइनस 1/0.1. ठीक है. एंड थोड़ा सा इसको 100 और इधर 10 कर देते हैं. 2 और 1 कैल्शियम इज 2. 1 के में 2 times 20. So your F2 comes out to be 2/80 which is 1/40 मीटर. तो इसके लिए जो न्यू इमेज होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/F इज इक्वल्स टू, इसको F2 मान लो, माइनस 1/U प्लस 1/F डैश जो नया वाला निकालना है. तो 1/1/40, तो ये ऊपर 40 आ जाएगा, minus 1/U will remain same which is 0.03 plus 1/V dash. Point से point cancel. So 1/V dash is equals to 40 minus 1/0.03. 100 कर दो. LCM लिया 3 का, 120 minus 100 आ जाएगा. ठीक है. 3 4 12 होता है. So 1/V dash is equals to 20/3. तो V dash की वैल्यू आ रही है 3/20. ठीक है. 3/20 को लेंगे तो 0.01 ठीक है. पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 0.15 मीटर है. तो शिफ्ट कितनी हुई? देखो ये 0.06 से 0.15 है, तो अवे हो गई. ये जो है वो और ज़्यादा हो गया ना 0.9 से. तो पहले तो हम बोलेंगे कि इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस. और कितनी गई है? अवे फ्रॉम लेंस. और कितनी गई है? जो डेल्टा वी आया दैट इज V डैश माइनस V विच इज 0.15 माइनस 0.06 और कितना हो जाएगा? 0.09 मीटर या फिर 9 सेंटीमीटर जो है इमेज वो अवे शिफ्ट होगी. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन ऑन टॉपिक ऑप्टिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसकी प्रैक्टिस बहुत करना है इस चैप्टर की. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. काफ़ी हाई वेटेज रखता है. नेक्स्ट उसके अंदर हमारा लास्ट वीडियो होगा ऑन दिस सीरीज ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर हम ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इंडक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़.